जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो। तो इस वीडियो का टॉपिक है जीका वायरस, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जो जीका वायरस है वो इंटर कर चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जीका वायरस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इससे बचा कैसे जाए और इसका ट्रीटमेंट क्या है और ये किस कैटेगरी के लोगों को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है। तो ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, तो एक्चुअल में बात ये है कि केरला के अंदर एक सस्पेक्ट को पकड़ा गया है जिसके अंदर जीका वायरस पाया गया, और 13 जो सस्पेक्ट है उनको शक के बुनियाद पे पकड़ा गया है कि उनके अंदर हो सकता है। और ये जो वायरस है वो मच्छरों से पैदा होता है। इसको पहली बार जो पाया गया था युगांडा के अंदर पाया गया था 1947 में, जो कि बंदरों के अंदर पाया गया था। उसके बाद जो ये इंसानों के अंदर आया है ये 1952 ईस्वी में आया है, जो कि युगांडा के अंदर ही आया है, और उसके साथ साथ जो है वो तंजानिया के अंदर भी आया है। तो तंजानिया और युगांडा दोनों में 1952 ईस्वी को ये इंसानों के अंदर पाया गया है। तो ये जो जीका वायरस है वो किस मच्छर से फैलता है, ये एडिस मच्छर से फैलता है, जिस मच्छर का नाम है एडिस मॉस्किटो, ये उससे फैलता है जीका वायरस। और इसी मच्छर की वजह से जो डेंगू है वो भी काफ़ी हद तक फैलता हुआ नज़र आता है। ये वही मच्छर है जिसकी वजह से डेंगू, चिकनगुनिया और जो येलो फीवर है ऐसी बीमारियां फैलती है। तो यही मच्छर है वो जिम्मेदार है, जिसका नाम एडिस मॉस्किटो है। ये जो जीका वायरस है ये सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करेगा वो प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर करेगा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर जो इफ़ेक्ट करेगा उसकी वजह से जो उनके पेट में जो बच्चे पल रहे हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। इसका जो ट्रांसमीटर होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर आता है, एक तो हो गया जो सेक्सुअल कंटेंट के थ्रू, जैसे लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो उसके थ्रू भी ये एक दूसरे में चला जा सकता है। और दूसरा जो वे है वो ये है कि जैसे मान लो कि अगर किसी के अंदर ब्लड की कमी हो गई और कोई ब्लड डोनेट कर रहे है उसके, तो अगर इसके अंदर जीका वायरस है तो उसके अंदर भी वो वायरस ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है तो उसकी वजह से भी ये जो जीका वायरस है वो ट्रांसफ़र हो जाता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। इस एडिस मॉस्किटो का दूसरा जो नाम है वो है एडिस एजिप्टी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है, कैसे पता चलेगा कि किसी को भी जीका वायरस हो गया है। तो पहले तो सर में आपका दर्द स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो आपके मसल्स है, जो आपकी मांसपेशियां है या जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा। आपको बुखार फीवर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है और ख़तरनाक बात ये है कि ये सब के अंदर नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मान लो किसी को जीका वायरस हो गया तो बहुत सारे लोगों के अंदर तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते ही नहीं है, जबकि उनको हो चुका है जीका वायरस। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है उनको ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और जो उनके पेट में जो बेबी पल रही है उनको ये और ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसकी वजह से उनके पेट में जो बेबी पल रहे हैं उनको माइक्रोसेफली हो जाता है। अब यहाँ पे बात यह है कि माइक्रोसेफली होता क्या है। तो माइक्रोसेफली वो है जैसे जो नॉर्मल बच्चे डिलीवरी होती है तो उनकी जो सर की साइज़ है, हेड की साइज़ है, वो नॉर्मल लोगों की जैसे होनी चाहिए, जैसे हमारी आपकी, बट इसमें क्या होता है वो नॉर्मल से ज़्यादा छोटा हो जाता है उनकी सर की साइज़। और अगर सीवर माइक्रोसेफली हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे का जो सिर है वो हद से ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और ये मेन जो रीज़न है माइक्रोसेफली का वो ये मच्छर ही है जो कि जीका वायरस फैला रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट का, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो पहली बात तो इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, ना ही इसके लिए कोई अभी तक दवाई या मेडिसिन बनी हुई है। तो इसके लिए फिर आपको करना क्या है, तो पहली बात तो आपको क्या बोलते हैं, रेस्ट की ज़रूरत है। मतलब कि आप अपनी बॉडी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेस्ट दो। दूसरी बात जो है वो अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहो, मतलब कि आपको पानी की मात्रा अपनी बढ़ानी पड़ेगी, आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ीवर और पेन, मसल्स में पेन हो जाती है, फ़ीवर भी हो जाती है, तो इसके लिए एक मेडिसिन रिकमेंड की गई है जिसका नाम है एसिटामिनोफेन। तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी वजह से इन चीज़ों को थोड़ा हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम अब ये देखेंगे कि भारत जो सरकार है वो रोकने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चला रही है। तो पहला जो प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में जितनी भी बीमारी है उनको मॉनिटर किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे लाइब्रेटरी बना के रखा गया है। तो इसके थ्रू जो जितनी भी बीमारियाँ हैं उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। साथ ही साथ इनके ट्रेंड के ऊपर फोकस किया जा सके, इनको मॉनिटर किया जा सके, और जितनी भी इनकी जो बीमारियाँ है उसका जो सॉल्यूशन है उसको निकाला जा सके। अब देख लेते हैं कि जो सेकंड प्रोग्राम है वो क्या है। तो सेकंड प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि जितनी भी बीमारियाँ होती है उनको कंट्रोल करने के लिए काम करती है। तो जैसे कौन कौन सी बीमारियाँ होगी, तो पहले तो हो गया मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक, फ्लेरेसिस, काला अज़हर और चिकनगुनिया हो गया, जो कि आपको भारत के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इन सब बीमारियों को रोकने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। थर्ड और जो लास्ट है वो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
जिसका कि शॉर्ट फॉर्म होता है RBSK। तो ये जो है वो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है और ये माइक्रोसेफलिया को रोकने के लिए काम आता है। माइक्रोसेफलिया मैंने आपको बताया जिसमें कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जो सर है, उनका जो हेड है वो हद से ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो उसके ऊपर ये काम करता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और नॉलेजेबल भी लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।